अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी रिवीजन पॉडकास्ट की सेकंड एपिसोड के साथ आए हैं और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही दो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, मिस आमना अमजद। आमना का नाम पहले इसलिए लिया क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम ले लिया और ए के बाद बी आता है, तो आमना के बाद हमारे पास मौजूद है बर्नीके। और ये दोनों ए स्टार स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। ओ लेवल्स में इन्होंने ए स्टार स्कोर किया अपने बायोलॉजी में। अपनी ओ लेवल की बायोलॉजी टीचर का नाम बताएं, कौन थी? हमारी दो टीचर्स थी। एक थोड़ी सीनियर टीचर थी मिस शकील और दूसरी थोड़ी यंग थी मिस लीना। तो दोनों ने मिलके पढ़ाया। आपको भी उन्हीं दो टीचर्स ने पढ़ाया? सेम अच्छा, टीचर। तो O3 में किसने पढ़ाया आपको? सेम टीचर्स थी, मतलब वो हमें O1 से लेकर O3 तक उन्होंने ही पढ़ाया। चैप्टर्स उन्होंने डिवाइड किए हुए थे। अच्छा, चैप्टर्स डिवाइड किए हुए थे। तो आई गॉट देम इन माय ए लेवल्स क्लास, इन माय एएस क्लास। सो मेरे ज़हन में ये बात आई कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज योर टीचर्स, जिनकी वजह से आपने ओ लेवल्स में अपना ए स्टार्स लिया। और इंशाल्लाह ताला ये मेरे साथ हैं, तो अल्लाह करे डिस्टिंक्शन ले जाए इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो आज बताएं जी, हमारा कौन सा चैप्टर है जिसको कि हम रिवाइज करने वाले हैं? आज हम न्यूक्लिक एसिड्स और डीएनए वाला चैप्टर उसको देखेंगे। डीएनए वाला चैप्टर। ये जो डीएनए वाला चैप्टर है ना, मैंने एक मरतबा एक स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हारे बायो के टीचर का क्या नाम था। सोच में पड़ गया। मैंने कहा तुमने 3 साल पढ़ा। कहता सर हम उनको बायो वाला सर कहते थे। अच्छा, तो डीएनए वाला चैप्टर आज हमने करना है। तो क्वेश्चंस किसने बनाए हैं और आंसर्स कौन करेगा? मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं और मैं आंसर्स करूंगी। और हमने आज जो है ना वो बिहाइंड द कैमरा एक ट्विस्ट डाल दिया, वो ये कि अब हम काउंटर क्वेश्चंस भी एंटरटेन करेंगे, क्योंकि वाइल यू वर प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस तो ज़ाहिर है आपने तैयारी तो की होगी और आप आंसर्स प्रिपेयर करी थी। तो आज हम कुछ थोड़े बहुत काउंटर क्वेश्चंस भी बीच में लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। बढ़नी के आप कितने क्वेश्चंस बना के लेके आई हो? ऑलमोस्ट 91 क्वेश्चंस। वेरी नाइस। तो जी आ जाए जी, फर्स्ट क्वेश्चन बढ़नी के। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन पास करता है उसकी क्या दो प्रॉपर्टीज होना जरूरी है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन पास करता है उसमें ये होना चाहिए कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी करने की कैपेसिटी हो और उसको उसी तरह रेप्लिकेट करने की एबिलिटी हो, ताकि कोई चेंजेस ना आए। और डीएनए क्या होता है? डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये हमारी जो आबाओ अजदाद से लेकर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैरी करता है और हमें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, जैसे आपके बालों का कलर क्या है या आपकी हाइट क्या है। और आरएनए जो होता है वो आपकी डीएनए के किसी एक पार्ट को, मोस्टली एक डीएनए में जो जीन होती है हमारी, उसको लेता है और सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है और वो कॉपी होता है एकदम टेम्पलेट के तौर पे। बस उसमें ये होता है कि कुछ बेसिस डिफरेंट होती हैं और वो हमारे सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड। और डीएनए का मोनोमर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन किस तरह होती है? न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक राइबोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है और एक हमारी नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होती है, जो डिफरेंट बेसिस होती हैं। एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस होती हैं। टोटल कितनी बेसिस होती हैं? टोटल डीएनए और आरएनए दोनों को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 5 बेसिस हैं, A, T, C, G और U। तो ए से बन गया एडेनिन, ग्वानिन, थायमाइन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये हमारे और यहीं पे ये बात चल रही है तो ये बता देते हैं कि ये बॉन्डिंग किसके साथ करते हैं। सो बेसिकली ये होती हैं हमारी पायरामिडीन्स होते हैं और प्योरीन्स होते हैं। प्योरीन्स में हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन आ जाती हैं और पायरामिडीन्स में बाकी सारी जो 3 बेसिस हैं हमारी साइटोसिन, यूरेसिल और थायमाइन। हमने इसके लिए एक वो याद है क्लास में बनाया था, प्योर एज गोल्ड। वो मैं अभी वही मेरे दिमाग में चला था, प्योर एज गोल्ड हमारी प्योरीन्स। तो प्योरीन एज गोल्ड, तो एडेनिन आ गया और जी आ गया। और पायरामिडीन्स के लिए था कट, जो रह गई वो पायरामिड। तो क्या था वो? कट एंड डाइन। सो कट एंड डाइन। कट से बन गया सी, यू, यूरेसिल, टी एंड डाइन का मतलब पायरामिडीन। क्या बात। और इससे ये भी मैंने याद किया हुआ है कि इनके रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो हमारी प्योरीन्स होती हैं वो डबल रिंग्स होती हैं और पायरामिडीन सिंगल होती हैं। तो वो बेसिकली कट इज लाइक वो कट होता है ना, तो पायरामिडीन की सिंगल ही रिंग होगी। वाह। सो मैंने इस तरह याद किया था। तो अब जब इनकी बॉन्डिंग होती है, हमेशा एक प्योरीन एक पायरामिडीन के साथ बॉन्ड करती है, तो ओवरऑल 3 रिंग्स होती हैं ताकि वो लेंथ जो है डीएनए की विड्थ जो है वो सेम रह सके। विड्थ उसकी सेम रहे।
मुझे तो लगता है हम इसके 10-12 क्वेश्चंस खा गए है ना जी। लेकिन ये जो बेसिस हैं जब ये बाइंड करती हैं तो बॉन्ड कौन सा होता है, किस बॉन्ड से ये बाइंड करती है? इनका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ए जो होती है वो टी के साथ डबल बॉन्ड्स बनाती है और बाकी जो जी और सी होती है वो ट्रिपल बॉन्ड्स बनाती है। अच्छा, और अगर हम इन बेसिस को लेकर बात करें तो डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होगा अगर सिर्फ इन बेसिस को कंसिडर किया जाए? ओके, सो व्हाट स्पेसिफिक क्वेश्चन, ताकि मैं आगे ना बताऊं। बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन, या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। सो हमारा जो आरएनए होता है उसमें हमारी बेस होती है यूरासिल और जो डीएनए होता है उसमें थायमाइन होती है। तो आरएनए में सिर्फ थायमाइन की बजाय यूरासिल होती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और अगर हम ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जी अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन को देखें तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट? ओके, डीएनए रेप्लिकेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। एक मिनट, तो डीएनए के बारे में पहले ये बात तो कर लें कि यूकैरियोट्स के और प्रोकैरियोट्स के डीएनए में डिफरेंस क्या है? बताएं जी, एक डिफरेंस आप बताएं, एक डिफरेंस आप बताएं। पहले आप बताएं कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के डीएनए में क्या डिफरेंस होता है? सर, प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, हमें लीनियर डीएनए होता है। हमारे पास लीनियर डीएनए होता है और हम यूकैरियोट्स का डीएनए उनके साइटोप्लाज्म में होता है, हमारा डीएनए मेम्ब्रेन बाउंड है। हाँ, हमारा डीएनए जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। और एक और भी डिफरेंस है, वो आप बताएं। डीएनए की कॉइलिंग से रिलेटेड है। हमारा डबल हेलिक्स होता है। इनका भी डबल हेलिक्स ही होता है। कॉइलिंग, हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं यूकैरियोट्स के पास ना, ये हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर वो सुपर कॉइल होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, जबकि बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती जो प्रोकैरियोट्स हैं। सो जब भी आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को आपस में डिस्कस करें तो हमेशा बैक्टीरिया और इंसानों का कंपैरिजन करें। जी, अगला सवाल पे है। अगला सवाल ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन को किस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो जैसा मैंने कहा था, कॉम्प्लिकेटेड और लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर दो टोक बताना पड़े तो क्या बताएंगे? उसमें बेसिकली ये होता है कि आपका डीएनए अनबाइंड करता है, रेप्लिकेशन फोर्क बनाता है और एक एंजाइम आता है जिसको जो हमारा मेन एंजाइम होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। वो आके हमारे न्यूक्लियोटाइड्स लगा देता है। आई थिंक एंजाइम से ना स्टार्ट कर लेना चाहिए, पहले एंजाइम से स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो पहला एंजाइम कौन सा होता है? पहला एंजाइम हमारा हेलिकेज होता है, वो हमारे डीएनए को अनजिप या अनबाइंड करता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल इसको समझने के लिए कि आप एक जैसे बैग की जिप खोलते हो ना, तो पहले वो दो स्ट्रैंड्स आपस में बाइंड हुए होते हैं, तो जब आप उसको जिप खोलते हो तो वो ऐसे अनबाइंड हो जाते हैं। तो दैट द वे दैट जिप वर्क्स ना, हेलिकेज भी उसी तरह उनके दरमियान के बॉन्ड्स तोड़ता जाता है और उनको ऐसे रेप्लिकेशन फोर्क बनाता चलता है। जी, उसके बाद आता है हमारा एंजाइम प्राइमेज जो होता है वो कुछ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स स्टार्ट में लगाता है, उनको हम प्राइमर कहते हैं। तो प्राइमर के बगैर हमारा डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता। जैसा सर ने एग्जांपल दी थी कि जो मेकअप करते हैं लोग वो पहले प्राइमर लगाते हैं और उसके बाद कुछ और होता है। तो उसी तरह हमारा प्राइमर लगता है और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसमें हमारे नेक्स्ट एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज। प्राइमेज हो गया। अच्छा, प्राइमेज हो गया, ओके। डीएनए पॉलीमरेज आता है, वो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है दोनों हमारे स्ट्रैंड्स के अंदर। अब इसमें फर्क भी होता है स्ट्रैंड में, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। और जो हमारा है ना प्राइमेज, वो तब तक पॉलीमरेज वो तब तक माउंट नहीं कर सकता जब तक प्राइमर ना लगे। शाबाश, आगे चलिए। अब ये होता है कि हमारा पॉलीमरेज जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री दोनों स्ट्रैंड्स में न्यूक्लियोटाइड बेसिस डालता जाता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो अब इसमें ये होता है, इसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल बात आती है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है। वो आपकी न्यूक्लियोटाइड्स को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लगा सकता है। ये तो रिपीट करेंगे बात, मैं चाहता हूँ कि बच्चे इस बात को गौर से, मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो वन वे उसकी रोड होती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहा है वो वापस नहीं आ सकता। अब उसने हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगानी है उनका ऑर्डर ये होगा कि वो 5 प्राइम एंड से लेकर 3 प्राइम एंड तक होगी डीएनए की। तो अब ये प्राइम एंड्स भी वो होते हैं जो कार्बन जो पेंटोस शुगर के अंदर हमारी होती है उनकी नंबरिंग से रिलेटेड है। सो अब एक स्ट्रैंड जैसा हमें पता है कि वो हमारा दूसरा स्ट्रैंड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करता है। तो एक स्ट्रैंड तो विदाउट अ प्रॉब्लम हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो उसको लगा देगा। सेकेंड में उसको उल्टा जाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। वो ऐसे होता है कि जैसे जैसे अनजिप होता जाता है हमारा डीएनए
वो पीछे से बार बार आके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स लगाते जाते हैं। यानी बार बार प्राइमर लगाता जाता जी। है और बार बार पॉलीमरेज वहाँ अटैच होके 5 to 3 बनाता जाता है इन फ्रैगमेंट्स। जी बढ़ने के आपके जहन में जो सवाल है पूछें। हमने अभी बात की है कि जो डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में रन करती हैं, तो ऐसा क्यों है? अगर वो सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए रन करती हैं क्योंकि दोनों साइड पे जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनकी बेसिस ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो वो अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो वो बेसिस बॉन्ड नहीं कर सकेंगी, तो वो फिट नहीं होती। So they move anti-parallel. एंटी-पैरेलल। That's why they are called anti-parallel. बिल्कुल। सो और वो फ्रैगमेंट्स का नाम तो पूछे आपका सवाल। फ्रैगमेंट्स का नाम क्या होता फ्रैगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। है? और ये फ्रैगमेंट्स फिल कैसे होते हैं फिर? ओके, सो नेक्स्ट ये होता है कि हमारा एंजाइम आता है, नहीं पॉलीमरेज आ चुका डीएनए है। पॉलीमरेज 2 होता है आई थिंक। एक्सोन्यूक्लियस आता है। नहीं वो बाद में, वो इसके बाद आएगा, वो इसके बाद आएगा जो प्राइमर्स को काटेगा। पहले भी तो पॉलीमरेज का बताओ। नहीं, पॉलीमरेज का तो हो गया ना काम। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 2 के पहले बात आता है एक्सोन्यूक्लियस। हाँ। एक्सोन्यूक्लियस होता है कि जब प्राइमर्स रिमूव करता है, जो प्राइमर रिमूव करता है वो इसके बाद आता है। पॉलीमरेज 2 आके गैप्स फिल करता है। जी। और एंड पर हाँ डीएनए पॉलीमरेज 2 वहाँ आएगा जहाँ से आपके प्राइमर्स निकले और वहाँ पर उसको फिल इन करेगा, और एंड पे लाइगेज आएगा जो उनके जो छोटे छोटे कट्स हैं डीएनए वो उनको भी फिल इन कर देगा। लाइगेज बॉन्ड कर देता है, उसको जोड़ देता है बिल्कुल। सो यही होता है हमारा पॉलीमरेज आता है, पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 2 आके हमारे गैप्स फिल करता है, एक्सोन्यूक्लियस आता है और प्राइमर्स रिमूव कर देता है, और उसके बाद डीएनए लाइगेज आता है जो छोटे मोटे बॉन्ड्स होते हैं वो बना के हमारा बिल्कुल सेट हो जाता है। और हमारी जो नई डीएनए की स्ट्रैंड फॉर्म होती है उसकी रेप्लिकेशन को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? अच्छा, इसका इसको कहते हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है, बिकॉज इसमें बेसिकली आपका जो 2 नए स्ट्रैंड्स बनते हैं डीएनए के, उसमें 2 नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनमें एक स्ट्रैंड आपका पुराना वाला होता है, ओल्ड स्ट्रैंड होता है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, और नेक्स्ट जो दूसरा होता है वो हमारा न्यू स्ट्रैंड होता है। तो इस चीज़ को सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं क्योंकि एक स्ट्रैंड पुराना वाला कंजर्व हो रहा होता है और एक नहीं। अच्छा, और ये प्रूव किया था सेल्स इंस्टॉल। हाँ, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो उन्होंने एक प्रोसेस किया था जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट? एक मिनट, हमने मैं सेल्सन एंड स्टॉल का तो नाम ले लिया है, और जो उन्होंने डीएनए का मॉडल लिया था उनका नाम नहीं लिया हमने। सर वो थे वॉटसन एंड डॉट चीटर्स। वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने रोज़ालिंड फ्रैंकलिन से। और अब हर जगह आपको पता है ना कि वो कहते हैं कि रोज़ालिंड फ्रैंकलिन का मॉडल उठाया और उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, और बाद में उन्होंने कन्फेशन भी किया। अच्छा सर, जब मैं बुक में पढ़ रही थी तो लिखा हुआ था कि रोज़ालिंड फ्रैंकलिन जस्ट प्रोवाइडेड अ हिंट कि उसने वो पता नहीं एक्सरे किया था या कुछ किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कुछ इस तरह कुछ किया था, और वो एक शेप आई थी उसके पास, और उन्होंने बस वहां तक बात की थी। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि वॉटसन और क्रिक ने इससे कंक्लूड किया और फिर पूरा मॉडल बनाया। राइट, तो फिर कन्फेशन ही ना कहना चाहिए था इसको, ये बात फिर शुरू से ही हो सकती है। लेकिन चलिए अच्छा आगे चलते हैं। मसेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट पे बात करें जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि ये जो कंजर्वेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव। जी। और सेंट्रीफ्यूगेशन की हम बात कर रहे थे, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट? सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आपका वो बेसिकली वो डीएनए को क्या कहते हैं, उसके डेंसिटी या ग्रेडियंट के हिसाब से उसको अलग करने के लिए यूज़ होती है। तो वो उसको आपके सैंपल को वो एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, एक खास लिक्विड में, और उसको बहुत हाई स्पीड पे स्पिन करते हैं, जिसकी वजह से वो डेंसिटी के हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे आके सेटल हो जाती हैं। दैट्स द प्रोसेस। और सेमी कंजर्व इस एक्सपेरिमेंट से पहले 3 थ्योरीज थी जो कंसिडर की जा रही थी, तो वो थ्योरीज क्या थी? और फर्स्ट हमारी थ्योरी थी कि डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होती है, कि आपका जो डीएनए का मॉलिक्यूल ओरिजिनल था वो सेम, मतलब आपका जो नया मॉलिक्यूल बनता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उससे। और तो वो उन्होंने इस तरह डिस्क्राइब किया था कि आपका रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, आपके टेम्पलेट्स के तौर पे वो काम करता है, आपके 2 न्यू स्ट्रैंड्स ऐड होते हैं, तो जो न्यू स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, और जो पुराना वाला होता है वो फिर से दोबारा से हीलिक्स स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो इससे ये होता है कि एक हमारा पुराना वाला होता है और एक बिल्कुल टोटली न्यू डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो ये थ्योरी गलत थी, बिकॉज हमें पता है कि सेमी कंजर्वेटिव होती है। सेकेंड हमारी थी डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। उसमें जो आपका न्यू डीएनए होता है उसमें थोड़े से फ्रैगमेंट्स आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के होते हैं और थोड़े से फ्रैगमेंट्स आपके न्यू डीएनए के होते हैं। और थर्ड जो थी वो हमारी सेमी कंजर्वेटिव वाली थी।
अच्छा, और इस एक्सपेरिमेंट में एज ए सैंपल किस ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया गया था और उसको यूज़ करने की वजह क्या थी? अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट था जिससे इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव किया था, इसमें इन्होंने बैक्टीरिया लिया था इकोलाई, और वो इसलिए यूज़ किया था क्योंकि ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और हमारी बॉडी में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, तो अगर ह्यूमंस के साथ कांटेक्ट में आ भी जाए तो कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में इसके कुछ स्ट्रेन्स हैं जो कि नॉन वेरुलेंट हैं, कुछ स्ट्रेन्स वेरुलेंट होते हैं। तो लैब में जो BL21 कोडॉन प्लस हम यूज़ करते हैं ये नॉन वेरुलेंट है। अदरवाइज तो कॉलीफॉर्म्स तो बड़े बड़े बीमारियाँ भी कॉज कर देते हैं। E. coli की ही वैरायटी के दूसरे बैक्टीरिया हमें बीमार भी कर देते हैं, लेकिन ये लैब स्केल E. coli बनाया ही इसलिए गया है कि ताकि हम इसको एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। जैसे गिनी पिग्स होते हैं, जैसे लैब माइस होते हैं, इनको डेवलप इसलिए किया गया कि हम उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। इसी तरह ये बनाया ही इस तरह से गया। जिस तरह प्लांट में एक प्लांट है अरेबिडोप्सिस थैलियाना, ठीक है, वो एक ऐसा यूनिवर्सल प्लांट है जो प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत यूज होता है। और इस एक्सपेरिमेंट में टोटल कितनी ट्रायल्स कंडक्ट की गई थी? ओके, इसमें 4 ट्रायल्स थी टोटल, जिसमें बैक्टीरिया को डिफरेंट सैंपल्स दिए गए थे और फिर उनका DNA जो था उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। इनिशियली उन्होंने उसको नाइट्रोजन सोर्स क्या दिया था? पहले N15 दी थी, N15, उसके बाद मुसलसल N14 देते गए। आहिस्ता आहिस्ता पहली जो स्टेज थी उसके बाद, यानी जब N15 दिया हुआ है तो एक बैंड एक आ गया एक जगह पर। जब अब उन्होंने N14 दिया तो फिर कौन सा बैंड आया था? उससे ऊपर हाइब्रिड। N15 आया ही नहीं, N14 और N15 का वो मिक्सचर हाइब्रिड आ गया। अब जब N15 पे बैंड आया ही नहीं तो यहीं से समझ आ गई कि हाइब्रिड बैंड बन गया। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव होती या कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती N15 अलग आता, 14 अलग आता, लेकिन वो कुछ ऐसा आया ही नहीं। यहीं से उनको आइडिया हो गया, लेकिन उसको वैलिडेट करने के लिए एक और स्टेप पे जाते रहे। फिर उसमें ये हुआ कि सेकंड ट्रायल में तो 100% हाइब्रिड था, थर्ड ट्रायल में 50% हाइब्रिड था और 50% हमारा न्यू सैंपल N14 था। फिर उस अगले ट्रायल में 75% और 25%। इसको हाइब्रिड स्ट्रैंड क्यों कहा गया? इसको हाइब्रिड इसलिए कहते हैं बिकॉज एक हमारा स्ट्रैंड जो होता है वो ओल्ड होता है और एक न्यू होता है। सो वो जिस तरह हाइब्रिड ब्रीड्स होती है ना, जिसमें हम लोग 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स करके एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक, तो अनलाइक चीजों को जब हम मिलाते हैं ना तो वी कॉल इट हाइब्रिड, या जो स्ट्राइकिंगली कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं जब हम उनको मिलाते हैं तो वी कैन कॉल इट हाइब्रिड। प्रोटीन्स के मोनोमर्स को हम क्या कहते हैं और कितनी नेचुरली अकरिंग टाइप्स हैं उनकी? सबसे पहले पूछो प्रोटीन्स क्या होती है? प्रोटीन्स क्या होती है? प्रोटीन्स जो होती हैं वो बेसिकली नेचुरली अकरिंग क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स होते हैं जो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ तरी, मतलब प्रोटीन्स जो होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की तरह हमारी बॉडी एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है, जो बहुत सारे मोनोमर से मिलके बनता है। अब आप पूछोगे कि इसका मोनोमर क्या होता है और इसका मोनोमर क्या होता है? बताओ क्या होता है? मोनोमर इसका होता है अमीनो एसिड्स और 22 टाइप्स होती हैं उसकी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 22 अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं नेचुरली अकरिंग। तो उनकी अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बना लेते हैं। ये बिल्कुल अल्फाबेट्स की तरह होता है कि मतलब ABC के भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेटर्स होते हैं और उससे आप जितने मर्जी वर्ड्स बना लो। तो अब वो आप जितने मर्जी सीक्वेंसेस में और जितने मर्जी नंबर में लगा के आप काउंटलेस प्रोटीन्स बना सकते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस में एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, उसका क्या फंक्शन है? ओके, सो ट्रांसफर आरएनए बेसिकली आरएनए की एक टाइप है और जिसमें आरएनए की डिफरेंट टाइप्स mRNA, rRNA और tRNA। tRNA ट्रांसफर आरएनए होता है और ये हमारे ज़्यादातर उस प्रोसेस में काम करता है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, जिसमें हम अपनी बेसिस को जो हमारी आरएनए की बेसिस होती हैं उनको अमीनो एसिड्स, मतलब उनके अगेंस्ट हम अमीनो एसिड्स लगा के और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं ना कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। और ये ट्रांसफर आरएनए हमारे सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होती है एग्जैक्टली? साइटोप्लाज्म में डेली। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होती है? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है वो हमारी DNA का एक पार्ट होता है जो अनवाइंड होता है और उसके अगेंस्ट हमारी RNA की जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती है वो लगाई जाती है।
तो ये आरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करता है और ये न्यूक्लियस से बाहर जाके डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस के रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा, और mRNA की बात की तुमने, mRNA क्या होता है? mRNA इज मैसेंजर आरएनए और इसका सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये फोल्डेड नहीं होता, अनकॉइल्ड होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो ये हमारे न्यूक्लियर पोर्स से बाहर निकलता है जब ये जीन की कॉपी होती है। जीन की कॉपी होती है। जो इन्फॉर्मेशन जीन में है वही इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पर होती है, बट विद द डिफरेंस दैट इट्स अ डिस्पोजेबल कॉपी। Yes. I always say कि RNA is a disposable copy of DNA. Because DNA is an original manuscript जो कि सेल लूज कर देगा। सेल के पास तो लिमिटेड कॉपीज ऑफ जीन्स होती हैं, तो हर मर्तबा जब उस जीन ने ट्रांसक्राइब होना है तो बार बार तो नहीं यूज हो सकता, इसीलिए हमेशा उसका एक डिस्पोजेबल कॉपी बनती है RNA। तो मैसेंजर RNA को इसलिए कहते हैं बिकॉज वो जीन का मैसेज कैरी करके लेके जा रहे हैं, न्यूक्लियस से बाहर लेके और कहाँ लेके जा रहे हैं? राइबोसोम। राइबोसोम। और राइबोसोम की लोकेशन क्या होती है? राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वो भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। यस सर। अच्छा अच्छा, अब हम जरा बर्नीके पे अटैक करते हैं। Okay. दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक होते हैं 70S और 80S, हम उसकी बात नहीं करने लगे। राइबोसोम्स की पोजीशंस दो होती है, एक दे आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक दे आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। तो व्हाई दे आर सस्पेंडेड एंड व्हाई दे आर अटैच्ड बताओ। सर, जो राइबोसोम सस्पेंडेड है साइटोप्लाज्म में, उन पे जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स है, बाहर चली जाएंगी। और जो वो RER पर राइबोसोम्स है, उन पे जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो इंट्रा सेलुलर प्रोटीन्स है, वो सेल खुद यूज करेगा। उल्टा बोल रही है लेकिन जवाब इसके उल्टा बोल रही है आपने, क्योंकि बेटा वो एक रेटिक्यूल है ना, उसमें इसको एक रे दे के बाहर निकालना है। तो RER वाली बाहर जानी है और साइटोप्लाज्म वाली सेल ने खुद यूटिलाइज करनी है। ठीक है, चलिए अब आप सवाल। आपसे सवाल है जी। आपने कहा था कि जो हमारा mRNA होता है वो डिस्पोजेबल होता है, तो मतलब जब उसका यूज हो जाता है, हमारी जीन बन जाती है, तो वो ब्रेक देयर आर सम एक्सोन्यूक्लियेजेस जिसको ब्रेक करके उनकी न्यूक्लियोटाइड्स को फारग कर देते हैं। सर नहीं, और मतलब वो वो न्यूक्लियोटाइड्स दोबारा यूज हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है एग्जैक्टली? ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी जीन डीएनए का एक पार्ट जो हमारी कोई जीन को कोड करता है, उसको लिया जाता है एज अ टेम्पलेट स्टैंड। हमारा डीएनए वहाँ से अनवाइंड करता है और वो पोर्शन जो होता है वो वॉबल कहलाता है। उसको उसके अगेंस्ट वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लगा के एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बना देते हैं और वो mRNA होता है। तो ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट बनाना इज ट्रांसक्रिप्शन। यस। ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं? हमारा ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम होता है जो हमारा होता है RNA पॉलीमरेज। प्राइमर्स का आई एम नॉट श्योर, नहीं, डायरेक्ट लगता है। RNA पॉलीमरेज आता है और वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगाता है। सिर्फ ये होता है कि जो हमारी T बेस होती है थायमाइन, उसकी बजाय U बेस लगती है, यूरासिल, और वो हमारा mRNA और मैसेज कैरी कर रहा है, जीन की कॉपी कैरी कर रहा है और लेके आ रहा है कहाँ पर? न्यूक्लियस से बाहर लाता है राइबोसोम। इसमें से बाहर निकलता कहाँ से? न्यूक्लियर पोर्स से बाहर निकलता है। जी। और हमारे जो mRNA स्ट्रैंड बन रही है उसके दो डिफरेंट रीजन्स होंगे, उन रीजन्स का क्या नाम है और उनका काम क्या होता है? हमारे जो रीजन्स होते हैं वो इंट्रॉन्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस टाइप होते हैं जो कोई जीन कोड नहीं करते, तो उनको रिमूव कर लिया जाता है थ्रू स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग में ये होता है कि आपका एंजाइम स्प्लाइसोसोम आता है, वो इंट्रॉन्स को रिमूव कर देता है और पीछे जो हमारे एक्सॉन्स रह जाते हैं वो हमारी जीन्स को जो कोड करने के लिए होते हैं वो आके लाइक आपस में बाइंड कर देते हैं और हमारा एक मॉडिफाइड mRNA बन जाता है। और इस मॉडिफाइड mRNA को कहते हैं मैच्योर mRNA स्ट्रैंड। अच्छा, और फिर न्यूक्लियर पोर्स से निकल के mRNA चला गया राइबोसोम्स के पास, राइबोसोम्स पे ट्रांसलेशन होगी। तो ट्रांसलेशन को किस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है? ट्रांसलेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जो हमारा जेनेटिक कोड रीड करके उसको ट्रांसलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स और वो प्रोटीन्स बनाते हैं और वहाँ से हमारे सेलुलर फंक्शंस कैरी आउट होते हैं। तो ट्रांसलेशन में ये होता है कि राइबोसोम्स के यूनिट्स होते हैं, दो सब यूनिट्स, एक हमारा स्मॉल सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है। तो जो हमारा mRNA होता है वो बाइंड करता है स्मॉल सब यूनिट्स और उसकी जो बेसिस होती हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस वो लार्ज सब यूनिट्स को एक्सपोज होती हैं।
अब वहाँ पर एक सेकेंड हमारा आरएनए का फॉर्म आता है जिसको कहते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये हमारे साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड होता है और ये हर स्पेसिफिक टीआरएनए जो होता है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कैरी कर रहा होता है। तो वो उसकी एक साइड पर अमाइनो एसिड होता है और उसकी दूसरी साइड पर एक 3 बेसिस का वो होता है सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं एंटाइकोडॉन। ये जो होता है हमारे आरएनए के ऊपर से कोडॉन्स पड़ता है, ट्रिपलेट कोडॉन्स पड़ता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो कोडॉन्स होते हैं वो जिस टीआरएनए पे वो कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स होते हैं जिनको हम एंटी कोडॉन्स कहेंगे उनके ऊपर, वो आके बाइंड कर जाते हैं और उनके साथ जो अमाइनो एसिड होता है वो भी पहुंच जाता है। तो वो 2 अमाइनो एसिड जिस तरह से टीआरएनए लेके आते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं और फिर वो टीआरएनए चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टीआरएनए आता है, वो एक और अमाइनो एसिड लेके आता है, वो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और ऐसे करते करते हमारी एक पूरी अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये चेन खत्म कब होगी? ये खत्म तब होती है जब हमारा स्टॉप कोडॉन्स आते हैं। तो वो स्टॉप कोडॉन की सीक्वेंसेस क्या है बताएं तो? क्या है? 3 हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, UAG, UAA और UGA। ये UAG, UGA, UAA। UAA ठीक हो गया। अब स्टार्ट कोडॉन के बारे में आपने नहीं पूछा कि स्टार्ट कोडॉन कोडॉन जो होता है वो एक ही होता है, हमारा AUG होता है। बनता कौन सा अमाइनो एसिड है? मेथिओनिन। मेथिओनिन ये जाके लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, हमारा जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म हो गए, स्टॉप कोडॉन्स लग गए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो कहाँ जाएगा? उसके बाद हमारा अमाइनो एसिड जो होता है वो गोल्जी अपैरेटस में जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है ना बेसिकली। वो गोल्जी अपैरेटस को मॉडिफाई करती है, वो अपनी एक शेप ले लेता है। अब वो सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है, वो जैसे मर्जी वहाँ अरेंज होता है और उसके बाद फिर उसने अगर सेल के अंदर रहना है तो सेल के अंदर वाले वो फंक्शन करता है, नहीं तो वो RER के थ्रू आउटसाइड बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक सवाल करना चाहूँगी तुमसे, हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा हमारा जो अमाइनो जो प्रोटीन है वो सेल के अंदर रहेगी, कौन सी बाहर जाएगी? अगर तो प्रोटीन सिंथेसिस उन राइबोसोम्स पे हुई है जो कि साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है तो वो इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, वो सेल खुद ही यूज करेगा। नहीं, ऐसे ही है। हमने ऐसे किया। सस्पेंडेड, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने कि जो सस्पेंडेड पे हो रही है वो सेल इंट्रासेलुलर है और जो सेल ने बाहर निकाल दिया वो कहाँ होती है? एंडोप्लाज्म के रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक। और अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ही है बट वो एकदम से मेरे दिमाग में आया। राइबोसोम्स को ऑर्गेनली क्यों नहीं कंसिडर किया जाता? क्यों नहीं करते इसको ऑर्गेनल? क्योंकि उनके पास कोई भी वो नहीं होता, एनर्जी वगैरह। मेम्ब्रेन नहीं होती एनर्जी सर, लेकिन कई जगह पे कहा जाता है कि है और कई जगह वायरस वाला हिसाब है। नॉट एन ऑर्गेनल बिकॉज़ उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। सर लेकिन गोल्जी बॉडी के पास भी तो मेम्ब्रेन नहीं होती। नहीं, क्यों नहीं होती? गोल्जी बॉडी है मेम्ब्रेन इसका कंसोर्शियम जिसमें से नए वो निकल के जो है वेसिकल्स निकल रहे हैं, तो है इसमें। ये काट दीजिए। नहीं, ये रहेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जो हमारा मैंने पहले कहा था कि 3 टाइप्स ऑफ RNA होते हैं, tRNA, mRNA और rRNA। rRNA क्या होता है? ये राइबोसोम्स का होता है, राइबोसोम्स का जो RNA है। हाँ, सो इसका फंक्शन क्या होता है? सही है, मजाक क्या फंक्शन? ठीक है, मैं बताती हूँ। सो rRNA इज बेसिकली राइबोसोमल RNA और ये फोल्ड होके tRNA की तरह फोल्ड होके राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स बना देता है, ग्लोबुलस प्रोटीन, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट्स। और राइबोसोम ओवरऑल एक नहीं होता, 2 होते हैं, पहले आगे एक अटैच होता है, दूसरा फिर बैक पे आगे लगता है और उसके ऊपर ये सिंथेसिस हो रही होती है। लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बस, बट इट्स गुड टू नो। इट्स गुड टू नो। यस, शाबाश। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं एग्जैक्टली? हमने न्यूक्लियोटाइड्स की बात की थी ऊपर। जैसे न्यूक्लियोटाइड एक चीज है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ज्यादा चेन्स होंगी और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए वो ज्यादातर DNA और RNA में होता है। और फिर अगर म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन जो होता है वो बेसिकली एक चेंज होता है जो रैंडम कोई भी चेंज होता है जो हमारी जीन या क्रोमोसोम में आता है। जीन में बेसिस में आ सकता है, क्रोमोसोम में क्रोमोसोमल नंबर या स्ट्रक्चर में आ सकता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज या डिफरेंसेस आ जाते हैं। एबरेशंस, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, एबरेशंस। एबरेशंस जैसे डाउन सिंड्रोम एक एबरेशन। बिल्कुल।
म्यूटाजेंस क्या होती हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या होंगे अगर कुछ? म्यूटाजेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो म्यूटेशंस कॉज करते हैं। इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास रेडिएशंस आ जाती हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, यूवी लाइट, और आई थिंक केमिकल्स लाइक वायरसेस भी कॉज करते हैं। वायरसेस भी म्यूटेशंस कॉज करते हैं। वायरसेस भी कॉज कर सकते हैं। जो वायरसेस अपना डीएनए इंसर्ट कर देते हैं ना किसी होस्ट के अंदर, तो बाद बात कि वो जो स्ट्रैंड्स और वो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दे केप्ट ऑन इंसर्टेड देयर, तो उसकी वजह से भी म्यूटेशन होती है। अच्छा, वायरस के खत्म होने के बाद भी? जी, बाद भी। 3 तरह की म्यूटेशंस होती हैं, तो उनको किस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है? जो हमारी 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस होती है उसमें आ जाती है हमारी सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, डिलीशन, और एक और होती है एडिशन। और इन तीनों में होता क्या है? इन तीनों को किस तरह अगर डिस्क्राइब करना हो? अच्छा, यहाँ एक बात बता दूं कि एडिशन और डिलीशन दे आर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड सब्स्टिट्यूशन इज नॉट अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी इसमें पूरे कोडॉन्स नहीं चेंज होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोडॉन चेंज होता है, सो एक अमीनो एसिड चेंज होता है। जी, तो जो हमारी पहले तो सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि आपका जो बेस सीक्वेंस होता है ना जीन का, उसमें कोई भी एक आपका न्यूक्लियोटाइड बेस जो होता है ना, उसकी जगह कोई और लग जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कोडॉन है आपका, एक ट्रिपलेट है आपका CTT, उसकी जगह अगर CAT लग जाता है तो वो एक म्यूटेशन हो जाती है और उसकी वजह से कोई डिजीज भी, कोई नया अमीनो एसिड लग जाएगा। हो सकता है हाइड्रोफोबिक की जगह हाइड्रोफिलिक लग जाए, और वो स्ट्रक्चर चेंज, फोल्डिंग को खराब कर दे। अगर एंजाइम है तो एक्टिव साइट खराब हो जाए, अगर एंटीबॉडी है तो उसका वेरिएबल रीजन खराब हो जाए, तो वो फंक्शनल नहीं रहे। इसकी एग्जांपल क्या होगी सब्स्टिट्यूशन जीन की? जो हमारी CTT होती है, ट्रिपलेट कोड जो होता है, उसके अंदर CAT लग जाता है। तो जो ओरिजिनली हमारा इससे ये होता है कि हमारी एक प्रोटीन, एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। तो जो ओरिजिनल हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है हमारी रेड ब्लड सेल्स में, वो ग्लोबुलर होता है, जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स की शेप बाइकनकेव होती है, और उससे वो सरफेस एरिया, वॉल्यूम रेशियो और ऑक्सीजन अपटेक का होता है सारा। तो जब हमारी ये म्यूटेशन होती है तो हमारी नॉर्मल जो हमारा वो, सर ये हम दोबारा स्टार्ट कर लें? नहीं, बिल्कुल सही आप बता। ये सर वो बीटा ग्लोबिन चेन्स का मैंने बोलना था, वो पहले आएगा। अच्छा, बोल देंगे आप। फिर मैं शुरू से बताऊंगी। हाँ, अच्छा, सिकल सेल एनीमिया हमारी एक सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है। उसमें हमारी जो बेसिस होती हैं वो थोड़ी सी उसमें चेंज आ जाता है। तो हमारा हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स से बना होता है, जिसमें हमारे पास 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स आती हैं, 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स आती हैं। ये फोल्ड होके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और हर एक में एक एक हीम ग्रुप होता है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। अब ये नॉर्मली हमारे सेल को एक बाइकॉन्केव शेप देता है, जिससे वॉल्यूम टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का होता है और ऑक्सीजन अपटेक इंक्रीज होता है। तो जब हमारी म्यूटेशंस होती है, हमारी बीटा ग्लोबिन की जो चेन होती है उसमें एक ट्रिपलेट कोड होता है CTT। वो हमारी एक अमीनो एसिड को कोड करता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। तो जब हमारी म्यूटेशन होती है उसमें CTT की बजाय CAT लग जाता है, जिसकी वजह से वो वेलिन होता है, जिसकी, अच्छा, जब ये अमीनो एसिड चेंज होता है तो सिर्फ इस एक छोटे से चेंज की वजह से जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था हमारे हीमोग्लोबिन का, वो चेंज होकर फाइब्रस हो जाता है। तो जब वो फाइब्रस होता है वो वाटर में नहीं डिसॉल्व कर सकता और उसका स्ट्रक्चर सेम नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारा जो सेल होता है उसकी बाइकनकेव शेप नहीं रहती, सिकल शेप हो जाती है। और फिर ऑक्सीजन अपटेक में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में मसला होता है, वो एक पूरी डिजीज होती है सिकल सेल वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, ऑक्सीजन का इनफ अपटेक रहता नहीं है। और आपको पता है सैचुरेशन कर्व में आपने पढ़ा था कि जब सैचुरेशन लो हो जाती है फिर जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल होती है? नहीं। अब यहाँ पर एक बात आती है, मैं तुमसे सवाल करना पसंद करूंगी। म्यूटेशन नहीं किया हो? अच्छा, हम लोग कहते हैं कि हमारा जो DNA कोड है वो डीजेनरेट है, इसका क्या मतलब होता है? मैंने म्यूटेशन नहीं की हुई, मैं पहली बार सुन रही हूँ। म्यूटेशन में है ही नहीं है, मैं सारा कुछ पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, डीजेनरेट बताओ क्या होता है। अच्छा, मैं बताती हूँ। तो म्यूटेशन हर बार हार्मफुल नहीं होती, जिसकी वजह ये है कि एक ब्लेसिंग है, कहने अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग की हुई है कि हमारा जो DNA का कोड होता है वो डीजेनरेट होता है। इसका ये मतलब है कि हमारे जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, एक प्रोटीन को जो कोड करने वाले होते हैं वो कई सारे ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अमीनो एसिड है हमारा, उसको
CTT अगर कोड करता है तो उसको CAA भी कोड कर सकता है या उसको CTA भी कोड कर सकता है। तो एक से ज़्यादा उसको बेस सीक्वेंसेस कोड कर सकते हैं सेम प्रोटीन को। तो जब सब्स्टिट्यूशन हमारी होती है म्यूटेशन, उसमें अगर आपका जो बेस है चेंज होकर लग जाती है और एंड पर कोड आपका वही वाला अमीनो एसिड कोड करता है, ट्रिपलेट सीक्वेंस आपका, तो एज सच कोई डिफरेंस ही नहीं आता। जो प्रोटीन पहले बन रही थी वही बाद में बन रही होती है, तो म्यूटेशन आपको इफेक्ट ही नहीं करती। सो म्यूटेशन को रोकने का एक मैयर है नेचर का जी बिल्कुल, कि अगर कोई और आके लग अच्छा। फिर स्टिल एक और बात ये कि अगर वहाँ पर हाइड्रोफोबिक की जगह फोबिक अमीनो एसिड लग जाता है तो फिर भी उसकी 3D शेप में चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल फिलिक की जगह फिलिक लग जाता है तो भी नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं। अगर और उसकी जगह कोई और लगता है, हाँ, अगर एक्टिव साइट का अमीनो एसिड था और उसका R ग्रुप चेंज हो गया तो फिर एंजाइम की एफिनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो सर लास्ट सिमिलरली क्वेश्चन था ये इट वाज योर लास्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए मैं आप लोगों से दोनों से सवाल पूछता हूं। अभी वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का हाँ, पूछा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तुमने डिस्क्राइब कर दिया था। नहीं, अच्छा, नहीं किया। फ्रेम फ्रेम शिफ्ट क्या होती है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में 2 टाइप्स आती हैं, एडिशन और डिलीशन। इसमें बेसिकली हमारा जो पूरा एक फ्रेम होता है ना, जिसको हम कहेंगे ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड फोर्स जो होते हैं, वो या तो आगे चला जाता है या पीछे चला जाता है। वो इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल बेस डिलीशन हुई है हमारी, बीच में से कोई 2 न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो हैं दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर, वो कोई प्रॉब्लम आ गई, डैमेज हो गया है, वो ख़त्म हो गई हैं। आगे से DNA रिपेयर करने वाले जो एंजाइम्स हैं उन्होंने आके लाइगेज ने उसको जोड़ दिया है और नई बेस ऐड ही नहीं की। तो इससे ये होगा कि पूरा हमारा फ्रेम डिस्टरप्ट हो जाएगा। तो पहले अगर AAT की बेस थी, वो उसमें से अगर T निकल गया और आगे C था तो AAC हो जाएगा वो, और उसकी वजह से आगे वाले जितने भी और न्यूक्लियोटाइड बेसेस है वो भी चेंज हो जाएंगी, पूरा तो फ्रेम फ्रेम शिफ्ट शिफ्ट हो हो जाएगा। जाएगा। और ये तो हार्मफुल ही होती है। ये बहुत हार्मफुल होती है क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटीन नहीं, हमारी एक अमीनो एसिड नहीं चेंज होता, इसमें फ्रेम शिफ्ट होने के बाद आगे से जितने सारे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं अमीनो एसिड्स। सिमिलरली जो हमारी एडिशन होती है उसमें भी हमारा डैमेज होकर डिलीट होने की बजाय हमारा एक ऐड हो जाता है न्यूक्लियोटाइड बेस, और उससे भी फ्रेम यूं ही शिफ्ट हो जाता है। तो ये दोनों हमारी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोगों ने ना DNA और RNA के डिफरेंसेस बताने, एक आपने बताना है एक आपने बताना है, ठीक है जी? जी DNA और RNA के डिफरेंसेस बताएं, पहले आप बताएं। RNA सिंगल स्ट्रैंड होती है और सिंगल स्ट्रैंड होती है और DNA डबल स्ट्रैंड। ये एक डिफरेंस था जो आपने बता दिया। ये दूसरा डिफरेंस बताएं। DNA जो होता है उसके अंदर हमारी बेस होती है थायमाइन, RNA में हमारी यूरेसिल। जी अब आप बताएं। DNA हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है। और चलिए ये तो पहले ये तो हो गया। अच्छा, ये तो पहले बात होगी। और कोई बताएं डिफरेंस RNA DNA का, उसके बेसिक स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या होता है बताएं। RNA में ये होता है कि टाइप्स होती हैं, तो mRNA तो फोल्ड नहीं होता, बट tRNA और rRNA जो होते हैं वो फोल्ड होके हाँ ग्लोबुलर प्रोटीन्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स DNA तो ऑलवेज DNA हमेशा डबल हेलिक्स होता है। एक और स्ट्रक्चर का डिफरेंस ये है कि DNA की जो शुगर है वो डीऑक्सी है, उसमें एक ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 पर कम है, और जो RNA है उसकी ऑक्सी। अच्छा, इसमें ये भी था कि ATP का जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारा RNA के मॉलिक्यूल से काफी सिमिलर होता है, क्योंकि उसमें भी राइबोज शुगर होती है पर उसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। 3 फॉस्फेट्स होते हैं और वो फॉस्फेट्स रिचार्जेबल सेल की तरह काम कर रहे हैं। और सर RNA का जो मॉलिक्यूल है वो कंपैरेटिवली वीक होता है, कंपैरेटिवली रिएक्टिव होता है ज्यादा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता ज्यादा। स्टेबल नहीं होता। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, ये जो हमारा ATP होता है इसमें मैं पढ़ रही थी कि एक हमारा होता है मोनो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट भी होता है। तो जो मोनोफॉस्फेट होता है उसमें हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, राइबोज शुगर होती है और एडेनिन लगा होता है। तो ये फिर उससे किस तरह डिफरेंट है RNA की बेस से? जो सेम बेस नहीं होती, कंपोजिशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपोजिशन में इस तरह से डिफरेंस है कि जब आपका AMP आमतौर पे टूटता नहीं, ATP ज्यादातर टूटता है, एनर्जी देता है। ADP स्कार्सली बहुत कम टूटता है। AMP टूटने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज ट्राइफॉस्फेट टूटने से और डाइफॉस्फेट टूटने से होती है। वो 14.9 समथिंग किलो जूल्स तक आ रही होती है, तो वो मौका आता ही नहीं है और वही चीज उसको डिफरेंट बना रही है। बट सर मतलब RNA में भी तो वही होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल RNA में हमारी वो पॉलीमर A बेस है, वो पॉलीमेरिक फॉर्म में मौजूद होता है और ये सिंगल फॉर्म में। अच्छा, वैसे सेम ही होती है बेस? जी वैसे सेम, वो सिंगल फॉर्म है और वो पॉलीमेरिक फॉर्म है।
तो दैट इज इट। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बर्नीके ने पूछे और आमना ने बड़े अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर किया। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट बड़ी अच्छी लगी होगी और आपकी प्रेपरेशन में, आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। मुझे बताएं कि अब जनरली कुछ बात कर लेते हैं कि हाउ वाज दिस ओवरऑल एक्सपीरियंस। पहले आप बताएं बर्नीके, उसके बाद आमना बताएं कि इस एक्सपीरियंस में आपने क्या सीखा और इसको ओवरऑल कैसे समराइज करोगे इस पॉडकास्ट के एक्सपीरियंस को। ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे हम लोग यहाँ आने से पहले और यहाँ बैठ कर भी, लेकिन काफ़ी कैजुअल सी कॉन्वर्सेशन हुई है। लगा नहीं कि हम कोई पढ़ाई की या कोई उस तरह बात करें, सीरियस बात। आपको क्या इसमें एडवांटेज फील हुआ? मुझे कई चीज़ें अभी पता चली है, जैसे म्यूटेशन और कई चीज़ें जो मुझे नहीं आती थी पहले, जो मेरी रिवाइज होने वाली थी। तो आई थिंक आई हैव क्लियरर कॉन्सेप्ट्स नाउ। मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, जैसा बर्नीके ने कहा, काफ़ी नर्वस थे बट अच्छा हो गया। आराम से हमने गपशप करके किया है और मेरा खुद भी रिवाइज हो गया साथ साथ। मैंने खुद प्रिपरेशन में तो 3 दिन से कर रही थी, तो मेरा तो चैप्टर रिवाइज हो गया। से ना कि जब हम अपनी यूनिवर्सिटी में ग्रुप स्टडी करते थे तो मकसद ये होता था कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो और 2-3 लोग इकट्ठे बैठते हैं, बोर नहीं होते और आप चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट भी ऐसा है कि इसमें एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर यू कैन हैव डिस्कशंस एंड डिस्कशंस, उसकी वजह से चीज़ें आपको मेमोराइज रहती हैं। सो आई थैंक यू वेरी मच both of you and you have done a very good job. Inshallah, I wish you very best of luck for your future. Thank you, sir.